नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट के बारे में। तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में कल से होगा, यानी कि 5 नवंबर से लेकर 6 नवंबर के बीच में इसका आयोजन होगा और इसका जो उद्घाटन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। एशियन बुद्धिस्ट समिट जो है इसका पहली बार आयोजन किया जा रहा है। इसके द्वारा जो भी बुद्धिस्ट संघ लीडर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, वो एक साथ मिलेंगे और ट्रेडिशनल वेरियस ट्रेडिशन एक्रॉस एशिया के एशिया के जो भी बुद्धिस्ट हैं, जो भी स्कॉलर हैं, वो एक साथ मिलेंगे और बातचीत करेंगे, अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेस कंटेम्प्रेरी चैलेंज फेस्ड बाय द बुद्धिस्ट कम्युनिटी। तो जो भी बुद्धिस्ट कम्युनिस्ट जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी यानी कि उस उनके समुदाय के बीच में उनके द्वारा जो भी कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस फेस की जा रही हैं, उनके लिए वो सब विचार करेंगे कि उसको कैसे दूर किया जाए और हम अपने समुदाय को और कैसे मजबूत किया जाए। उसके अलावा जो बुद्ध की जो अवधारणा है, फिलॉसफी है, उसको और कैसे प्रसारित करके पीस के लिए काम किया जाए। तो इसका आयोजन जो है भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर किया जा रहा है। और ये जो है आपको कल से आयोजित होगा, 2 दिनों का सम्मेलन है। इस वर्ष की थीम जो है ये याद रखिएगा कि एशियन बुद्धिस्ट समिट का ये पहला सम्मेलन है और इसका आयोजन भारत में हो रहा है। इस वर्ष की थीम है रोल ऑफ बुद्ध धम्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, मतलब एशिया को मजबूत करने में बुद्ध के धम्म का योगदान, रोल ऑफ बुद्ध धम्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। याद रखिएगा इसको, इस वर्ष की थीम है। बुद्धिज्म होल्ड ए यूनिक पोजीशन इन द स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पैन एशिया। तो आप सबको पता है कि जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है वो भारत के लिए, भारत के कल्चर में उसका काफ़ी योगदान है और एशिया के विकास में, एशिया के डेवलपमेंट में जो है काफ़ी इसका योगदान है। जो भगवान बुद्ध जो थे वो भारत में ही उनका जन्म हुआ था और भारत में ही उन्होंने इस फिलॉसफी को जो है ईजाद किया, इस फिलॉसफी पे काम किया। इसके बाद अगर इस समिट की बात की जाए तो ये आपको भारत के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ये वैलिडेट करता है। भारत के द्वारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम किया जाता है उसमें जो भारत के पड़ोसी राज्य हैं, जैसे आपको श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, चाइना हो गया, ये नेपाल हो गया, तो इस इन सभी क्षेत्रों में जो है बुद्धिस्ट कम्युनिटी का काफ़ी बड़ा योगदान है और इसके लिए भारत सरकार जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे काम करती है। तो इससे भारत के जो विदेश नीति है इसमें काफ़ी योगदान है और भारत में जो कि इसका आयोजन हो रहा है तो ये भारत के लिए अच्छी बात है। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो उसमें कहा जा रहा है कि कलेक्टिव इंक्लूसिव और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे विकास बल दिया जाएगा, यानी कि सामूहिक और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, बुद्धिस्ट फिलोसफी के का कैसे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट किया जाए उस पर विकास किया जाएगा और ये आपको एशिया को कैसे आगे ले जाया जाए वो धम्म के गाइडिंग लाइट्स के अनुसार, जो बुद्ध का धम्म की अवधारणा है उसके प्रेरणा से उसको और आगे बढ़ाते हुए जो एशिया के विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस संदर्भ में चर्चा होगी। इस वर्ष का जो आयोजन है, समिट है, इसमें आपको एशियन बुद्धिस्ट समिट जो है आयोजन किया जा रहा है उसमें मेजर थीम को जो कवर किया जाएगा उसमें सबसे पहला है बुद्ध के आर्ट, आर्किटेक्चर और हेरिटेज के बारे में। जैसे भारत में बुद्ध के बहुत सारे आर्किटेक्चर हैं, वो हेरिटेज है, उनके आर्ट्स हैं, तो उनको कैसे प्रमोट किया जाए, उनको ग्लोबल कम्युनिटी से कैसे कनेक्ट किया जाए, इस संबंध में चर्चा होगी। उसके बाद बुद्ध के करिका और डिसेमिनेशन ऑफ बुद्ध धर्म के बारे में चर्चा की जाएगी। रोल ऑफ होली बुद्ध, जो कि उनका योगदान कितना है, रिलिक्स और इनका वर्तमान सोसाइटी में क्या जो है महत्व है उसको कैसे और बढ़ाया जाए, इस संबंध में चर्चा की जाएगी। सिग्निफिकेंस ऑफ बुद्ध धर्म इन साइंटिफिक रिसर्च एंड वेलबींग, वैज्ञानिक शोध में बुद्ध के जो फिलॉसफी है उसको कैसे यूज किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। बुद्ध रोल ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर और फिलॉसफी इन 21वीं सेंचुरी, तो वर्तमान सेंचुरी में बुद्ध की फिलॉसफी और उनकी साहित्य का कितना योगदान है, उससे कितना हम लाभ ले सकते हैं, इस संबंध में चर्चा की जाएगी। इस समिट का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको मोर कंपैशनेट, सस्टेनेबल और पीसफुल वर्ल्ड को क्रिएट करना, जिसके द्वारा आपको कंप्लीट एश्योरेंस हो, कम्प्रिहेंसिव वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिटी का एश्योरेंस दिया जा सके, तो इस संबंध में काम किया जाएगा। ये थी वर्ल्ड बुद्धिस्ट समिट के बारे, एशियन बुद्धिस्ट समिट के बारे में, जो कि भारत में आयोजन हो रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के बारे में। तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन जो है वो बुद्ध धर्म का बिगेस्ट रिलीजियस कॉन्फेडरेशन है और ये आपको नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इस अवधारणा को, यानी कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के नींव रखने के लिए सबसे पहले लामा लोबजोंग को इसका योगदान जाता है, इन्हीं के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। दिस कन्फेडरेशन इज नेम एज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन विच यूनाइट्स बुद्धिस्ट फ्रॉम द होल वर्ल्ड। तो इस कन्फेडरेशन के द्वारा पूरे होल वर्ल्ड में जितने भी बुद्ध के समुदाय के लोग हैं, बुद्धिस्ट फिलोसफी को मानने वाले, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इसको माना जाता है।
इस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IBC इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के अस्तित्व की अगर बात की जाए तो 2010 में श्रीलंका में लामा लोब्रेंज जो विजिट किए थे, उनके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था, तो यहाँ पे वो गए थे। नवंबर 2011 में नई दिल्ली में ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ और इसमें जो है 800 के आसपास डेलीगेट्स ने भाग लिया, जिसमें बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन से काफ़ी लोग सम्मिलित थे पूरे विश्व से। और उन्होंने एक स्वर में कहा कि जो भी कॉमन इशू फेस की जा रही है पूरे वर्ल्ड में बुद्धिस्ट कम्युनिटी के धर्म के द्वारा, तो उसके लिए एक यूनाइटेड संस्था बनाया जाए ताकि उनको एक साथ मिलकर हल किया जाए। और इसी सम्मेलन के बाद 2011 नवंबर 2011 के बाद ये इन्होंने कलेक्टिव विजडम और यूनाइटेड वॉइस का नारा देते हुए GBC के सम्मेलन में यानी कि ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के सम्मेलन में इन्होंने क्या किया कि एक एनोमेलस रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया और एक अम्ब्रेला बॉडी क्रिएट करने की अवधारणा का जन्म यहाँ से हुआ, जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। तो IBC की अवधारणा 2011 के बाद इसको बनाया गया। याद रखिएगा, एक नाम है लामा लोब्जंग, तो इन्होंने इसको इसमें योगदान दिया, इनका पहला योगदान है। इसके बाद हम बात करेंगे आज के दूसरे खबर की, जो कि है के रेल के बारे में। तो के रेल का मतलब है कि भारत सरकार के रेलवे मिनिस्ट्री और कर्नाटक केरला के सरकार के द्वारा इस पे काम किया जाएगा। ये एक सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है जो कि सेमी हाई स्पीड रेल है और ये आपको केरला में इसका निर्माण किया जाएगा, जो कि आपको केरला के कैपिटल तिरुवनंतपुरम को कासरगोड के साथ जोड़ेगा। इसकी लंबाई टोटल है 532 किलोमीटर। खबर ये है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा इस प्रोजेक्ट को कंडीशनल अप्रूवल दिया गया है और इसमें राज्य सरकार को के साथ कंडीशन रखा गया है कि राज्य सरकार के द्वारा जो भी इसमें जो लैंड एक्विजिशंस हैं, जो भी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, उसको पूरा किया जाएगा। उसको क्लियरेंस देने के बाद इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया जाएगा। तो इसका डिस्टेंस जो है वो 532 किलोमीटर है और ये आपको केरला के 11 जिलों से होकर गुजरेगी। इसमें स्पीड जो है वो 200 किलोमीटर से लेके 220 मैक्सिमम इसको माना गया है। ट्रेवल टाइम इससे क्या होगा कि जो भी डिस्टेंस जो पहले 10 से 12 घंटा लगते थे वो आपको विदिन आवर्स हो जाएंगे। इसमें आपको कुल इस लाइन में आपको तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, चेंगनूर, कोट्टयम, कोची, थ्रिसूर, तिरूर, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड रेलवे स्टेशन आएंगे। इस प्रोजेक्ट का जो टोटल कॉस्ट है वो 64,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें। इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, इसका निर्माण जो है केरला रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा, जो कि भारत सरकार के गवर्नमेंट ऑफ केरल और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जॉइंट वेंचर होगा। इसके बाद इसका निर्माण किया जाएगा। तो ये था के रेल के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे लीडार के बारे में। तो लीडार का फुल नेम होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका फुल नेम होता है। खबर ये है कि हाल ही में साइंटिस्टों ने एक ऐसे सिटी की खोज की है जो कि गुम हो गया था और इसका खोज जो है वो लीडार के थ्रू किया गया है। हाइडन परम सेंचुरी ये वर्षों से जो है छिप गया था। इसका खोज जो है मैक्सिकन के जंगल में लीडार का उपयोग करके इसको खोजा गया है। लीडार जो है ये लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है। इसमें आपको लाइट का यूज करके पल्स को फॉर्म करके लेज़र के थ्रू इसको रेंज को मेजर किया जाता है और इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं इनके द्वारा इसका डाटा इकट्ठा किया जाता है। लीडार कैन बी यूज टू क्रिएट हाई रेजोल्यूशन 3D मॉडल्स ऑफ ग्राउंड इवोल्यूशन विद ए वर्टिकल एक्यूरेसी अप टू 10 मीटर। मतलब ये 10 मीटर तक एक्यूरेट डाटा निकाल के और उसका 3D मैपिंग किया जा सकता है इससे। और ये आपको इसका ये कहना है आपको US जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा इसको बताया गया है। ये कैसे करता है, तो ये आपको लीडार जो है इसमें मुख्यतः 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक होता है आपको लेजर, दूसरा होता है आप में स्कैनर और तीसरा होता है GPS रिसीवर। तो लेज़र क्या करता है कि रैपिडली फायरिंग लेज़र जो है वो ग्राउंड में ट्रैवल करता है और जो भी उसकी वनस्पति है, बिल्डिंग्स हैं, उनको वो क्या करता है कि टच करता है और इस जो लेज़र का जो ट्रैवल है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, आपको सेंसर के द्वारा स्कैन किया जाता है और सेंसर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। द सिस्टम जो है वो लाइट पल्स को कैलकुलेट करता है, 2 वे ट्रैवल टाइम को कैलकुलेट करता है और डिस्टेंस बिटवीन द टेरेन एंड सेंसर्स को कैलकुलेट करता है। इसके बाद ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS के थ्रू इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है और इंसर्शियल मेजरमेंट सिस्टम डाटा को इकट्ठा करता है और इसके द्वारा एक मैप क्रिएट किया जाता है। तो ये इस प्रकार काम किया जाता है। इसमें एक लेजर, एक स्कैनर और एक GPS रिसीवर होता है। लीडार्स डाटा जो है इनिशियली कलेक्टेड किया जाता है, जिसको पॉइंट क्लाउड का नाम दिया जाता है, जिसमें पॉइंट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एवरीथिंग ऑन सरफेस इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर्स एंड वेजिटेशन, but the specific of how much light energy was returned to the sensor allow further identification of different feature। तो जो भी लाइट्स, जैसे लाइट्स गुजरती है
तो उसमें लाइट्स का रेंज होता है कि कौन सा, अगर कोई पत्ती है, जैसे एग्जांपल दिया है कि अगर किसी पेड़ से वो गुजर रहा है, लाइट लेजर गुजर रहा है, तो पेड़ से भी लाइट्स जो है वो पार करता है। तो कितना पार करता है उसको जो है सेंसर के द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा और उस डाटा को एनालाइज करके उसकी मैपिंग की जाती है। लिडार डाटा कैन बी फर्दर रिफाइंड टू प्रोड्यूस विथ साइंटिफिक कॉल, जिसको आपको अर्थ को क्रिएट करने में डिजिटल इवोल्यूशन में मॉडल का यूज़ किया जाता है और इस मॉडल का यूज़ करके एक मैप को तैयार किया जाता है। लिडार इज यूज टू जनरेट प्रिसाइज 3 डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ एंड इट्स सरफेस करेक्टरिस्टिक्स। तो इसके शेप को बनाने में, अर्थ के करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने में लिडार के डाटा का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आज के फैक्ट की बात की जाए तो पहला फैक्ट है, भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के रूप में किसने प्रभार संभाला है? तो ये आपको एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा को एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के रूप में पदभार संभालने का दायित्व मिला है। दूसरा है कि भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये आपको लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया है। तीसरा है, हाल ही में विवेक देवराय का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो वो अर्थशास्त्री थे। आरबीआई के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार कितना है? तो याद रखिएगा कि अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि भारत आरबीआई के पास 854.78 मीट्रिक टन जो है सोना है और 102 टन जो है सोना अभी आरबीआई के द्वारा बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस भारत लाया गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने रक्षा सचिव का पदभार संभाला है? तो राजेश कुमार सिंह ने रक्षा सचिव का पदभार संभाला है। हाल ही में किसने आयुष्मान वय वंदन कार्ड का अनावरण किया, जो 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा है? ये आपको प्रधानमंत्री के द्वारा आयुष्मान वय वंदन कार्ड का अनावरण किया गया है। इसके बाद अगला जो फैक्ट है उसमें कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय प्रोत्साहन बढ़ाकर निजी निवेश को आकर्षित करने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 को हरी झंडी दी है, यानी कि रिप्स, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। पहला जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन जिम्बाब्वे के हरारे में आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन के गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों का समाधान करना था। क्रिसा वर्मा ने अंडर 19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास 2 से 28 नवंबर तक इडाहा में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आज के अगले फैक्ट की। तो इसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा लद्दाख के लेह में देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुरू किया गया है। यह अंतरिक्ष एजेंसी एक अंतर्ग्रहीय आवास में जीवन का अनुकरण करेगी। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत निकट भविष्य में चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना बना रहा है। तो याद रखिएगा कि इसरो के द्वारा लद्दाख के लेह में देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुरू किया गया है। देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुरू किया गया है। उसके बाद अगला जो खबर है उसमें कहा जा रहा है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा भारत कहा गया है कि भारत 2030 तक 500 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के अपने लक्ष्य के तहत 90 गीगावाट स्थापित सौर क्षमता को प्राप्त कर लिया है। वैश्विक सौर क्षेत्र में स्थापित सौर फोटोवोल्टिक क्षमता लगभग 2 टेराबाइट पहुंच गया है। 2 टेराबाइट सौर फोटोवोल्टिक क्षमता पहुंच गया है। इस वर्ष इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत की अध्यक्षता में और फ्रांस की सह अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।